हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम AIBE सीरीज का डे 3 देखेंगे, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट 1 देखेंगे। और ये वाला जो पार्ट होगा, इसमें सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस ना होके क्या होंगे, ट्रिकी वाले, क्योंकि सेक्शन वाले कौन से पार्ट में आएंगे, पार्ट 2 में। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट है ज्यूरिस्टिक कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ। अब देखो, इसमें जो हमें सबसे पहले चीज याद करनी है, जो पूछा ही पूछा जाता है, देखो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एक सेकंड में इसको पूरा ही लिख देती हूँ। मैंने बोला ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, वो बन जाता है हमारा प्रॉमिस। अगर हम प्रॉमिस में कंसिडरेशन भी मिला देते हैं, वो हमारा बन जाता है एग्रीमेंट। और जब हम एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल करवा देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट। और इसकी एनफोर्सेबिलिटी हमें कहाँ देखने को मिलेगी, सेक्शन नंबर 10 में। ओके, तो क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट तक आने में। एक ऑफर होता है जो एक्सेप्टेंस के साथ मिलकर प्रॉमिस बनाता है। जब उसमें कंसिडरेशन जुड़ जाता है, वो एग्रीमेंट बन जाता है। और जब वो एनफोर्सेबल होता है, लॉ के द्वारा वैलिड माना जाता है, लॉ के द्वारा, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो जाता है। ओके, अब मैंने बोला ज्यूरिस्टिक कंसेप्ट क्या है कॉन्ट्रैक्ट का, कि कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट जो है वो कहाँ से स्टार्ट माना जाता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस से। तो आंसर इज बी। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है किसी भी एग्रीमेंट का, मैंने तभी ये टेबल बताई ताकि ये सब कुछ दिमाग में रहे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है एग्रीमेंट का, दैट इज आंसर इज ऑफर। फिर आ जाओ, डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल्स इन अ शोरूम विद प्राइसेस अमाउंट्स टू। देखो, अब इसमें क्या होता है, इसको समझो। डिस्प्ले करना आर्टिकल्स को, सपोज कि मैं किसी शोरूम के पास जा रही हूँ, मुझे ये वाली ड्रेस पसंद आ गई। ओके, अब मैं क्या करूंगी, ये ड्रेस लेकर मैं सेलर के पास जाऊंगी। सेलर के पास जाकर मैं बोलूंगी कि भैया जी इसका प्राइस बताना कितना है। तो यहाँ पे क्या है, जब सामने वाला मतलब सेलर मेरे को जब प्राइस बताएगा, तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये ऑफर तो नहीं है। ऑफर किसको मिला है, मैं अब उस बंदे को बोल रही हूँ, सेलर को, कि मेरे को ये ड्रेस लेनी है, आप मेरे को इसका प्राइस बताओ। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये ऑफर ना होकर क्या माना जाता है, इनविटेशन टू ऑफर। क्या माना जाता है, इनविटेशन टू ऑफर। ऐसे ही अगर कोई एडवर्टीजमेंट है, कोई भी हम न्यूज़पेपर में दे रहे हैं या कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू दे रहे हैं, वो हमारा क्या माना जाता है, इनविटेशन टू ऑफर, ना कि ओनली ऑफर। ओके, क्योंकि देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है, ऑफर में तो मैं अपनी विलिंगनेस बताती हूँ सामने वाले को कि मुझे ये चीज तुम्हें बेचनी है, सेल करनी है, सेल करनी है। बट इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है, जो बंदा है वो इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन क्यों देता है, ताकि उस बंदे को ऑफर मिले। अब इसने अपनी ड्रेस डिस्प्ले में लगाई, मेरे को इन्फॉर्म करने के लिए ये ड्रेस डिस्प्ले में है, इसका प्राइस 100 रुपीज है। उसका इंटेंशन क्या था कि उसको ऑफर मिले। अब मैं उस बंदे के पास गई हूँ और मैंने उससे पूछा है, भैया ये ड्रेस अवेलेबल है क्या 100 रुपए में। तो ये क्या माना जाता है, इनविटेशन टू ऑफर। ओके, अब अगला आ जाओ, एन ऑफर कैन बी मेड टू। मैं ऑफर किसको दे सकती हूँ, ए ने बी को ऑफर दिया, भाई मेरी कार लेगा क्या, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन को। ये वाला पॉइंट कवर हो गया, पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन को। अब स्टेट गवर्नमेंट ने एक वो निकाली, स्कीम निकाली कि ये जो भी लॉ है, ये सिर्फ इस एरिया पे लगेगा। सपोज ये सिर्फ हरियाणा में लगेगा या सपोज सिर्फ दिल्ली में लगेगा। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन पे लग रहा है। वर्ल्ड एट लार्ज, मैंने ऑफर निकाला कि कोई भी मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है 1 से 10 तारीख के बीच में। मैंने बोला कोई भी, एनीवन, ये क्या हो गया, वर्ल्ड एट लार्ज। तो ऑफर मैं किस किस को कर सकती हूँ, किसी को भी इनमें से ऊपर कर सकती हूँ। आंसर इज डी। ओके, देखो ये वो वाले क्वेश्चंस है जो किसी भी सेक्शन में हमें नहीं मिलेगा, सेक्शन को देखकर नहीं मिलेगा। क्योंकि ये वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, कंसेप्ट वाले। और इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए सारे, तो हम इनको ही देखेंगे। क्योंकि देखो, अगर हम एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और उसके आसपास के जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैं उनको वर्बली बता रही हूँ, तो उनसे भी हमारा फायदा हो जाएगा। ओके, lending money to a borrower at a high rate of interest, जब मनी मार्केट इज टाइट, रेंडर्स द एग्रीमेंट ऑफ लोन। इसमें क्या बोला, पहले इसको हिंदी में समझो। मैंने बोला जब जो मार्केट है, मनी मार्केट, उसकी कंडीशन भी खराब चल रही है,
तो एक बोरोवर गया, भैया जी मेरे को प्लीज पैसे दोगे क्या, मेरे को आप लेंड करोगे क्या। वो कहता है मैं दे तो दूंगा बट अभी ना मार्केट की सिचुएशन ना बहुत टाइट चल रही है, मैं दे दूंगा बट मैं ना बहुत इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा लूंगा। नॉर्मल इंटरेस्ट अगर मेरा 9% होता है मैं तेरे को 15% पे दे दूंगा। तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ये वैलिड ही माना जाएगा। रीजन भी क्योंकि वहां पे ऑलरेडी मार्केट की कंडीशन टाइट चल रही थी इस वजह से। ओके, बट अगर वो नॉर्मल सिनेरियो में लेता ही चीज तो हम इसको क्या बोल सकते थे, अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो हमारा कहाँ दे रखा है सेक्शन 16 में। क्या बोल रहा है कि जब एक बंदा डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गया और वो दूसरे को गलत उसका एडवांटेज की जगह डिसएडवांटेज दे रहा है तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं। ओके, आ जाओ अगले पे। एन ऑफर वॉज सेंट बाय पोस्ट, ठीक है भाई मैंने पोस्ट से भेजा। एक्सेप्टर ने क्या किया, अब ए ने ऑफर भेजा कोई, जो बी था वो एक्सेप्टर था जिसको वो ऑफर मिला, एक्सेप्ट किया इसने, इसने लिख दिया एक्सेप्टेड ऑन द लेटर, लेटर पे लिख दिया कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अपनी ड्रॉर में डाल दिया एंड फॉरगेट अबाउट इट, भूल गया इसके बारे में। कौन भूल गया, बी भूल गया, एक्सेप्ट करके लिख के ड्रॉर में डाल दिया। ये तो पता ही लग रहा है हमें क्या होगा, ट्रांजेक्शन क्या मानी जाएगी, क्या वैलिड है, वॉइडेबल है, वॉइड है या कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। आंसर इज डी। क्यों, क्योंकि एक्सेप्टेंस तो कभी तुमने बताया ही नहीं को, जो हमारा प्रपोजल था, तो वो एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। ओके, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स क्या बन जाएगा, फिर से वही टेबल याद करो, मैंने बोला ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने बोला प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाएगा, प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाएगा क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। ओके, फॉलोइंग रूल्स एज टू कंसिडरेशन इज ट्रू। अब देखो कंसिडरेशन के लिए इसमें से कौन सी चीज सही है, अगर हमें पता हो, पहले तो हम ये चीज इंडेक्स में से देख लेंगे कि हमें कंसिडरेशन जो है हमें मिलेगा 23 में 25 तक, 23 से 25 तक। बट ये याद रखना अगर कुछ भी ऐसे पूछा जाता है सबसे पहले उस एक्ट का डेफिनेशन क्लोज जरूर देखना, कोई से भी एक्ट की बात हो रही हो डेफिनेशन क्लोज जरूर देखना, उसमें बहुत कुछ मिलता है। जैसे अब अगर हम लोग कंसिडरेशन के डेफिनेशन क्लॉज पे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें कि कौन कौन से रूल होने चाहिए कंसिडरेशन के, उसमें हमें फर्स्ट लाइन मिल जाएगी कि वो प्रोमिसर की डिजायर पे होना चाहिए। किसकी डिजायर पे, प्रोमिसर की। और ये हम देखेंगे हमें उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, बट हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। ओके, इनमें से कौन सा करेक्ट है, पास्ट कंसिडरेशन का कोई कंसिडरेशन ही नहीं होता, कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है, सिर्फ प्रेजेंट हो सकता है, सिर्फ फ्यूचर हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकता है। ये थोड़े से कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं, थोड़ा डिटेलिंग वाला, बट मैं ब्रीफ में हर चीज बताती चलूंगी, ठीक है, क्योंकि इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे बट हमें रेडी करने होंगे जो हमें डायरेक्ट में नहीं मिल रहे। ओके, an agreement entered into with free consent and lawful, बट उसमें जो कंसिडरेशन है, जो हमारी अमाउंट है वो कम रह गई। इसका मतलब अगर कोई 1000 रुपए की चीज है, ए ने बी को बोला भाई ये 1000 रुपए की चीज है मुझे बहुत इमरजेंसी है, प्लीज तू 100 रुपए में ले ले। उसने ऐसे बोला मेरे को पैसों की बहुत नीड है, ये 1000 की है बट तू 100 रुपए में ले ले। ये भी मान गया बी। यहाँ पे क्या है, कंसेंट हमारी फ्री है, हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट वगैरह है वो भी लॉफुल है, बट हमारे यहाँ पे पैसे कम है। तो क्या ये हमारा एग्रीमेंट क्या वॉइड या वॉइडेबल होएगा, आंसर इज नो। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे लॉफुल ही माना जाएगा। तो एग्रीमेंट कैसा माना जाएगा, लॉफुल। रीजन भी, अरे भाई जब तुम्हारी कंसेंट फ्री है, तुम्हारा एग्रीमेंट भी लॉफुल है, तो एक पैसे कम होने की वजह से तुम उसको अनलॉफुल तो नहीं कह सकते। तो आंसर इज लॉफुल। ओके, क्या करेक्ट है, अभी हमने पढ़ा प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है, प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या होता है, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट। देखते हैं, प्रपोजल एक्सेप्टेंस प्रॉमिस, प्रॉमिस कंसिडरेशन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट एनफोर्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट, तो मतलब ऑल ऑफ दी अबव, इजी। जो वर्ड्स डिफाइन नहीं है एस आर ए में हम उसको कैसे समझते हैं, ये हमने एस आर ए वाले एमसीक्यूज में भी किया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, अब मैंने बोला सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कौन कौन से, अब देखो इंडेक्स खोलना और ये वाली हेडिंग एज इट इज दिख जाएगी कहाँ पे, सेक्शन नंबर 10 में। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट अगर दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी void। देखो
एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे एसेंशियल क्या होती है कि पार्टीज हमारी क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी है, पार्टीज कैसी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट कहाँ गिवन है, सेक्शन 11 से 12 में। फिर मैंने बोला पार्टीज की क्या होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ये भी हमारा कहाँ गिवन है, सेक्शन 13 14, ये सारे फ्री कंसेंट के आ जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे सेक्शन 18 तक, क्योंकि इनकी वॉइडेबिलिटी के बारे में 19 में बताया है। फिर मैंने बोला कॉम्पिटेंट पार्टीज है, फ्री कंसेंट है, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, प्लस लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए। ये सेक्शन 10 की बात हो रही है। फिर मैंने बोला नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, उनको कहीं पे वॉइड डिक्लेयर ना किया हो, वही कॉन्ट्रैक्ट हमारे वैलिड माने जाते हैं। ओके, तो सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे अगर फ्री कंसेंट है, लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं है। तो आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। ओके, कौन होता है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अभी मैंने बताया 11 और 12 देखो इसके लिए हेडिंग में। पर्सन, क्या अनसाउंड माइंड वाला कॉम्पिटेंट होगा, आंसर इज नो। पर्सन हु हैज नॉट अटेन मेच्योरिटी, हमें पता है जब वो मेजर है ही नहीं, मेजर मतलब अगर वो 18 प्लस है ही नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट में वैसे भी नहीं आ सकता। पर्सन जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया कॉन्ट्रैक्ट करने से, कोर्ट ने ही बोल दिया भाई तू किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। पर्सन हु हैज बीन डिबार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग एनी इलेक्शंस, अरे इलेक्शन से मना है ना, कॉन्ट्रैक्ट में तो आ ही सकता है। तो कौन है कॉम्पिटेंट, पर्सन जो डिबार्ड हो चुका है इलेक्शन से। ओके, अ कॉन्ट्रैक्ट विद और बाय अ माइनर, ये ध्यान रखना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ अगर आते हैं, हम इन्वॉल्व होते हैं उसमें, वो हमारा वॉइड माना जाता है। प्लस इसमें एक चीज और, अगर सपोज मैंने आज जो उसके साथ एग्रीमेंट एंटर किया वो वॉइड हो गया और वो था 16 का, तो 19 का जब वो हो जाएगा मैं इसको जाके रेटिफाई नहीं करवा सकती हूँ। ये हम प्रिंसिपल एजेंट के कंसेप्ट में पढ़ेंगे कि अगर एजेंट कल को मेजर हो जाता है कुछ भी, तो प्रिंसिपल उसके एक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकता ये बोलकर कि अब तो क्या हो चुका है, वो मेजर हो चुका है। क्योंकि अगर एक बार तुम माइनर के साथ एग्रीमेंट में आ गए, वो हमेशा वॉइड ही रहता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वॉइड। अगले पे आओ, ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेच्योरिटी माइनर्स एग्रीमेंट, अभी जस्ट मैंने बताया कि जब वो मेजर हो जाएगा माइनर का एग्रीमेंट हम रेटिफाई नहीं कर सकते हैं, हम उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं। कंसेंसस एड इडम, पहले तो हम ये देखते हैं कंसेंसस एड इडम कहाँ से आया, सेक्शन 13 में। क्या सेक्शन 13 में डायरेक्ट है, आंसर इज नो, क्योंकि वहां पे हमें लिख रखा है क्या होता है कंसेंट, बट हमें उसका आंसर दिख जाएगा टू एग्री ऑन द सेम थिंग विद द सेम सेंस। जब दो पार्टीज दो चीजों के बारे में, जो ए सोच रहा है वही बी सोच रहा है, अगर ए ने बोला गोल्ड वॉच का और बी भी गोल्ड वॉच ही सोच रहा था सेम सेंस में, तो हम मान लेते हैं वो कंसेंट है उनके बीच में। ओके, अ गुरु इंड्यूस द चेला, चेला मतलब उसका डिवोटी, टू गिफ्ट हिम द होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू सिक्योर बेनिफिट टू हिज सोल इन द नेक्स्ट वर्ल्ड वर्ल्ड। वो कहता है कि मेरे को पूरी पूरी होल प्रॉपर्टी दे दे, तेरी आत्मा को शांति मिलेगी जो तेरे अगले जन्म होएगा उसमें जाके। गिफ्ट क्या माना जाएगा, वॉइडेबल, रीजन बीइंग अनड्यू इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। ठीक है, ये हम कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन 16 में। देखो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, ये है 15 16 17 18 20 से 22। मैंने 19 और 19 एक क्यों नहीं लिखा, मैं अभी बताती हूँ। यहाँ पे आ जाता है हमारा कोएर्जन, इसको हम ऐसे याद नहीं करते, हम इसको याद करते हैं कैन यू फॉरगिव माई मिस्टेक, क्या तुम मेरी गलती को माफ कर दोगे, कैन यू फॉरगिव माई मिस्टेक। अब बताओ 15 हमारा है कोएर्जन सी से, 16 है हमारा कैन यू की जगह यहाँ लिखो ये, तो ये हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस। एफ से फ्रॉड, एम से मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक से मिस्टेक आ गया। ठीक है, अब सेक्शन 19 में जो हमें दे रखा है कोएर्जन, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस हमें दे रखा है सेक्शन 19 ए में, और 20 से 22 अलग ही है जो इसी सेक्शंस में इनको बता रखे हैं 20 से 22 वालों में। ओके,
कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल अगर तुम कोई भी एक मटेरियल फैक्ट है अगर उसको छुपा रहे हो जिसकी ड्यूटी थी बोलना। अरे भाई तुझे बताना था ये घोड़ा पागल है पर तूने बताया ही नहीं, तूने क्या किया, फ्रॉड किया। अगला, ए एग्री करता है मैं मेरा 1000 रुपए का घोड़ा 10 रुपए में देने को तैयार हूँ, और जबकि कंसेंट जो है फ्रीली गिवन थी। ये एग्जांपल अभी हम कुछ कर आए थे इसका सेम सा। तो एग्रीमेंट क्या माना जाएगा यहाँ पे, हमारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। क्यों, ये वैलिड हो गया ना, क्योंकि हमारी कंसेंट क्या थी, फ्री। हमारी कंसेंट क्या थी, फ्री। तो अगर हमारा कंसिडरेशन इन एडिक्वेट है, अगर हमारा कंसिडरेशन कम है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एन एग्रीमेंट टू शेयर द बेनिफिट्स ऑफ अ पब्लिक ऑफिस। अरे पब्लिक ऑफिस के तुम बेनिफिट्स शेयर करने की बात कर रहे हो, तो इसको खुद सोचो क्या है इसका मतलब। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं अनलॉफुल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, अनलॉफुल कंसिडरेशन की बात कर रहा है। तो हम इसके लिए डायरेक्ट कहाँ चलेंगे, इंडेक्स पे। इंडेक्स में हमने देखा अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन कहाँ है, सेक्शन 23, और वहां पे साफ लिखा है ऐसा कोई भी एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है। नूडम पैक्टम, नूडम पैक्टम मतलब बिना कंसिडरेशन के। ये कहाँ से आया है, सेक्शन 25 से, जो कह रहा है विदाउट कंसिडरेशन कोई भी एग्रीमेंट होता है वो हमारा एग्रीमेंट वॉइड होता है। अब सेक्शन 25 के बारे में बताते हैं। सेक्शन 25 में 3 सबसेक्शन है। पहला सबसेक्शन बात करता है राइटिंग में होना चाहिए, साइन होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। सेकंड मैंने बात बोली, और नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाली चीज आएगी यहाँ पे। सेकंड मैंने बात बोला, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इसकी हेडिंग्स डाल लो, पास्ट वॉलंटरली सर्विसेज। किसके बारे में, पास्ट वॉलंटरली सर्विसेज। थर्ड सबसेक्शन आ जाता है हमारा टाइम बार्ड डेट, टाइम बार्ड डेट। ओके, आ गया प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड, कहाँ है, सेक्शन 25 के सबसेक्शन 3 में। प्रॉमिस है टाइम बार्ड डेट पे कर दूंगा, ओके कोई बात नहीं, कर दियो पे, क्या माना जाएगा, इन्फोर्सिबल माना जाएगा। अगले पे आ जाओ। ऐसा एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन, ना ही उसका मीनिंग सर्टेन है, ना ही हम उसको सर्टेन कर पाएंगे। नहीं समझ आ रहा कहाँ पे है, कोई बात नहीं, इंडेक्स खोलो। इंडेक्स में जब हम उस चीज को देखेंगे हमें पता लगेगा सेक्शन 29 में। तो ऐसे एग्रीमेंट जिसका मीनिंग सर्टेन है ही नहीं, तो वो क्या माने जाएंगे, वॉइड। इसका मतलब क्या है, भाई देख, या तो ये चीज तू 1000 रुपए में ले ले या 1500 में ले ले। बी कह रहा है भाई पागल है क्या, तू बता तो सही कौन सा कह रहा है, 1000 में देगा 1500 में देगा, तो ये तो सर्टेन ही नहीं है, तो ऐसे एग्रीमेंट माने जाएंगे हमारे वॉइड। ओके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेटिंग, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेटिंग क्या माना जाता है हमारा, यही वॉइड। क्यों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेटिंग, बेटिंग ऐसे ही सिमिलरली हमें पता है कॉन्ट्रैक्ट में किस नाम से दे रखा है, वेजरिंग। वेजरिंग जब हम इंडेक्स में देखेंगे हमें दिखेगा सेक्शन नंबर 30, और वहां हमें पता है वो वॉइड एग्रीमेंट में आता है। ये एग्रीमेंट जो है वेजरिंग एग्रीमेंट वो अनलॉफुल नहीं होते। क्यों नहीं होते, इसका रीजन क्या है, क्योंकि सेक्शन 23 में अनलॉफुल ऑलरेडी इन्होंने बता रखे हैं कि कौन कौन से एग्रीमेंट अनलॉफुल होंगे। जो इमोरल होते हैं, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं, वो अनलॉफुल होते हैं। बट वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है और अनलॉफुल नहीं माना जाता है। आगे आ जाओ। ऑन द वैलिड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बाय द पार्टीज, जब ए और बी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था, इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर दिया, जो जो टर्म्स कंडीशंस थी इन्होंने फुलफिल कर दी। कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, डिस्चार्ज हो गया, कि कंप्लीट हो चुका है उनके बीच में। अगले पे आओ। एन ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस, ऑल्टरनेटिव मतलब या तो ये या तो ये, जिसमें से एक ब्रांच लीगल है, ये वाली हो गई लीगल, अब ये हो गई इलीगल। तो ठीक है ना भाई, लीगल वाली को इन्फोर्स करा दो, इलीगल वाली को नहीं करवा सकते। भाई या तो मेरे को चावल दे दे, चावल नहीं है तो ऐसा कर, तो मेरे को ओपीएम दे दे। ये हम पढ़ते हैं सेक्शन में ही, जिसमें हम जाते हैं 57 और 58 में, ठीक है। या तो राइस दे दे या ओपीएम दे दे, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है 57 और 58। तो यहाँ पे राइस वाली हो जाएगी वैलिड, ये हो जाएगी अनएनफोर्सेबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या पूरा ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस एनफोर्स कराएंगे, नहीं भाई, होल अल्टरनेटिव कैन नॉट बी एनफोर्स। क्यों भाई, लीगल की क्या गलती, लीगल तो एनफोर्स करवाएंगे, सिर्फ लीगल ब्रांच ही हम एनफोर्स करवा सकते हैं, ठीक है। Change of the nature of the obligation in a contract is known as rescission, novation, renovation, alteration। देखो रेसिशन तो होता है जब हम किसी भी अपने इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर देते हैं। रिनोवेशन में
कुछ टर्म्स हमने क्या कर दी, रिन्यू कर दी। अब आ जाओ नोवेशन और ऑल्ट्रेशन। इसमें बेसिक डिफरेंस, नोवेशन में क्या है, हम हर चीज नई कर देते हैं। जो हमारा ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था उसका सब्सटीट्यूशन हो जाता है, पूरा बदल जाता है। किस चीज में बदल जाता है, हमारे न्यू कॉन्ट्रैक्ट में। ऑल्ट्रेशन में क्या होता है, हम कुछ कुछ चेंजेस करते हैं, जिसको हम कौन से चेंजेस कहते हैं, पेरिफेरल। पेरिफेरल चेंजेस करते हैं हम, इसमें मटेरियल चेंजेस नहीं करते। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट चेंजेस, क्योंकि अगर हमने ये किया तो वो तो हमारा नोवेशन में काउंट होएगा, क्योंकि नोवेशन में हम पूरे ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो हूँ फ्लावर्स सेल करती हूँ। अब मैं फ्लावर्स देती हूँ, मैंने क्या किया, मैं नॉर्मल फ्लावर देती थी, अब मैंने उसको पैक करके देना स्टार्ट कर दिया। ये मैंने क्या किया, ऑल्ट्रेशन। फ्लावर्स के साथ मैंने वेजिटेबल्स भी देना स्टार्ट किया, मैंने क्या किया, ऑल्ट्रेशन। इन सबको बंद करके मैंने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया, वो क्या होगा, नोवेशन। क्योंकि ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने पूरा ही खत्म कर दिया इस वजह से। ठीक है। Judicial basis of quasi-contractual obligation can be explained through the principle of quasi-contractual। क्यों बोला है, क्योंकि ये कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आते। रीजन बीइंग, कॉन्ट्रैक्ट के जो हम एसेंशियल्स पढ़कर आए अभी, जिसमें फ्री कंसेंट होती है, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ये सब हम एसेंशियल्स पढ़ के आए। जब इनमें से कोई भी एक एसेंशियल नहीं हो पाती कंप्लीट, उनको हम बोलते हैं क्वाजाई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। हम इसको किस प्रिंसिपल से पढ़ते हैं, अनजस्ट एनरिचमेंट। इसका मतलब कि भाई सामने वाले का तुम लॉस कर कर अपना एडवांटेज गेन नहीं कर सकते हो, दैट इज अनजस्ट एनरिचमेंट। ठीक है, अगले पे आओ। वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के बीच में खत्म हो जाता है, टूट जाता है, स्पेशल डैमेजेस हम देते हैं। बट हम स्पेशल डैमेजेस किस केस में देंगे, देखो, जब भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है हम दो तरह के डैमेजेस देते हैं, एक जनरल डैमेज और एक स्पेशल डैमेज। स्पेशल डैमेज देते हैं जब पार्टीज को, हमने सामने वाली पार्टी को हमने बता दिया था कि अगर तूने मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो मेरे को ये लॉस होगा ही होगा। बट जनरल में हमें पार्टीज को पता है कि यूजुअल लॉस कितना होकर चलता है अगर ब्रीच हुआ तो स्पेशल वाले केस में हमने बोला जब ब्रीच हो जाता है तो स्पेशल डैमेजेस हम कब देंगे, ओनली व्हेन देयर इज नोटिस ऑफ द लाइकली स्पेशल लॉस। व्हेन देयर इज अ स्पेशल लॉस नहीं, स्पेशल सर्कमस्टांसेस नहीं, हर केस में नहीं। अरे जब सामने वाले को नोटिस होएगा उस चीज का कि अगर तूने मेरा कल को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो मेरे को ये लॉस होगा ही होगा, मैंने सामने वाले को इस चीज के बारे में बता रखा था, नोटिस दे रखा था। आ जाओ अगले पे। अगर कंपनसेशन टू बी पेड ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन प्री एस्टिमेट है प्रोस्पेक्टिव डैमेजेस का, हम उसको क्या कहते हैं, इसका मतलब अगर हमने डिसाइड कर लिया कि अगर कल को तूने जो है ब्रीच किया, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया, मुझे कम से कम 50,000 का नुकसान हो जाएगा और मैं ये जो डैमेजेस है वो मैं ले सकती हूँ, प्री एस्टिमेट हमने पहले ही कर लिया है। इन डैमेजेस को हम कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। क्या कहते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, अगले पे आ जाओ। A contract between an insurance company and vehicle owner to save the latter from consequences of a vehicular accident is a contract of। देखो इसमें क्या होता है, जब एक पार्टी दूसरी को प्रॉमिस करती है कि भाई बी अगर तुम्हें कल को कोई भी लॉस हुआ मेरी वजह से या किसी एक्स की वजह से, टेंशन मत लियो, मैं तेरे को उसका पैसा दूंगा, बस तू एक काम पूरा कर दे, लॉस मैं दूंगा। तो कह रहे कॉन्ट्रैक्ट है जब कंपनी के बीच में, इंश्योरेंस कंपनी एंड व्हीकल का जो ओनर है, कि मैं तेरे को बचा लूंगा। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कल को अगर तेरे व्हीकल का कोई भी एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हम बैठे हैं, हम तुम्हें पैसे देंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, इंडेमनिटी का। ये कहाँ दे रखा है, मैं सेक्शन 124 में। अगले पे आ जाओ। इन कॉन्ट्रैक्ट लो कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है, कंटिन्यूइंग गारंटी हमें नाम से पता लग रहा है, जो गारंटी कंटिन्यू रहती है कुछ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन से जो फ्यूचर में होती हैं, वो ट्रांजेक्शन्स के लिए जो गारंटी हमारी कंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो क्या होती है गारंटी विद एन ऑटो रिन्यूअल क्लोज, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। अब देखो कंटिन्यूइंग गारंटी देखते हमें नहीं पता कहाँ है, इंडेक्स खोलो, इंडेक्स में देखना स्टार्ट करो। अब
हमें पागलों की तरह नहीं देखना, हमें थोड़ा तो स्मार्ट प्ले करना होगा। हमें गारंटी पता होगी कहाँ है। जिसने बेयरर एक बार भी नहीं देखा, मैं अगली वीडियो में वही शॉर्ट बताऊंगी इंडेक्स से कैसे देखना है, रिवाइज करवाऊंगी, जिसमें हम गारंटी ढूंढेंगे। गारंटी में हमें ये इजिली दिख जाएगा, ठीक है। गारंटी द डिटर्मिनेशन ऑफ विच डिपेंड करती है म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन द पार्टीज, नहीं। गारंटी जो एक्सटेंड करती है सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, सेम लैंग्वेज है सेक्शन नंबर 129 में। अगले पे आ जाओ। कंटिन्यू गारंटी किसी भी टाइम पे हम रिवोक कर सकते हैं। श्योरिटी रिवोक कर सकता है किसको? नोटिस देकर, क्रेडिटर को। अभी मैंने बोला फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग मैं इसको क्या कर सकती हूँ? रिवोक कर सकती हूँ, ठीक है। Delivery of goods by one person to another for some specific purpose is known as। ए ने बी को बुक दी, बी ने वो बुक क्यों ली? स्पेसिफिक पर्पस के लिए। मेरे को एक हफ्ते के लिए तेरी बुक दे दे, मेरे को ये बुक पढ़नी है क्योंकि मेरा टेस्ट है, मुझे उस चीज के लिए तैयार करना है। ए कहता है ठीक है भाई, ले मेरी बुक ले ले तू। अब जब इसने इसको बुक दी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये गुड्स जब डिलीवर करे, ये हम इसको कहते हैं बेलमेंट। कहाँ दे रखा है? सेक्शन 148 में। अगले पे आओ। फाइंडर ऑफ लॉस्ट थिंग विच इज कॉमनली द सब्जेक्ट ऑफ सेल। हम उसको बेच सकते हैं व्हेन लॉफुल चार्जेस हैं, जो फाइंडर ऑफ गुड्स, जिसने गुड्स ढूंढे हैं, उसको जो लॉफुल चार्जेस थे, कम से कम उसको कितने पड़ रहे थे? बताओ। 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू। इसका मतलब कि जिसने गुड्स ढूंढे हैं, उस फाइंडर ने जब उस चीज पे, मानो उसको 600 का खर्च, 600 की चीज थी, 2/3 ही अपने 4 पैसे लगा चुका, तो मतलब 400 का खर्चा वो कर चुका है, तो यहाँ पे वो उस चीज को सेल कर सकता है, ठीक है। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट इज टर्मिनेटेड, ये भी हमें सेक्शन को देखते पता लग जाएगा। जब ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट होती है, ग्रेटिट्यूअस मतलब जब हम कोई चीज फ्री में करते हैं, विदाउट कंसिडरेशन करते हैं, जब बेलमेंट कर रहे हैं, वो टर्मिनेट कब हो सकती है? या तो बेलर की डेथ हो गई हो या फिर बेली की डेथ हो गई हो, वैसे ही हमारी ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। अगले पे आओ। एक पर्सन को मैं एम्प्लॉय कर रही हूँ एक एक्ट करने के लिए, दूसरे के लिए या दूसरे को रिप्रेजेंट करने के लिए, थर्ड पर्सन के साथ। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपॉइंट किया, तुम जाओ और मेरे बिहाफ पे एक्स के साथ मीटिंग कर कर आओ। ये है प्रिंसिपल, ये है हमारा एजेंट। कौन है? एजेंट। तो हमने बोला पर्सन एम्प्लॉयड टू डू, कौन सा पर्सन है वो? एजेंट है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन है ही नहीं जरूरी? ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जहां कंसिडरेशन जरूरी है ही नहीं? हमारा आंसर क्या होगा इसमें? एजेंसी। और हमें पता है कंसिडरेशन एक एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कहाँ दे रखा है? सेक्शन 10 में, जो बताता है वही फ्री कंसेंट वाला जिसमें था लॉफुल कंसिडरेशन। प्लस सेक्शन 25 बोलता है कि अगर कंसिडरेशन नहीं हुआ तो वो एग्रीमेंट तुम्हारा हो जाएगा वॉइड। बट ये क्या है इसका एक्सेप्शन? क्या चीज? एजेंसी। ओके, अगले पे आओ। इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन अंडर द लॉ ऑफ एजेंसी इज। अगर हम कल को कोई चीज रेटिफाई कर रहे हैं तो वो क्या मानी जाएगी? रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? जो आगे की तरफ वैलिड दिखाता है। रेट्रोस्पेक्टिव कि जो पिछली डेट से भी वैलिड माना जाएगा। याद करो मैंने अभी माइनर का एग्जांपल दिया था कि अगर कल को प्रिंसिपल वाला जो केस मैंने बताया था, अगर इसने एजेंट को अपॉइंट किया था, वो 16 साल का था, फिर वो 18 का जाकर ऐसे नहीं बोल सकता ठीक है मैं तेरा ये एक्ट रेटिफाई कर रहा हूँ। अरे भाई, जिस दिन अपॉइंट किया वो तब तो 16 का था, तो तुम रेटिफाई नहीं कर सकते उस चीज को। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव। अगले पे आ जाओ। एजेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट में कैसे टर्मिनेट हो सकती है? मतलब एजेंसी किसके बीच में होती है? प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। तो कह रहे हैं खत्म कैसे होएगी? प्रिंसिपल ने बोला आज से तू मेरा एजेंट नहीं, अपनी अथॉरिटी रिवॉक कर रहा है। एजेंट कह रहा है साहब जी मुझे नहीं काम करना, आप तो मेरे को क्या हटाओगे? एजेंट अपना बिजनेस रिनाउंस करके चला गया, हट गया, तो ये भी टर्मिनेट में आ जाएगा। इनमें से किसी की भी डेथ हो गई हो या प्रिंसिपल जो है क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट हो गया है। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। ऐसा नहीं है सिर्फ यही एसेंशियल्स होते हैं इसके। टर्मिनेट हो सकती है जब इनके बीच में सब्जेक्ट मैटर जो था वो ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, या कोई टर्म स्पेसिफाइड था वो टर्म एक्सपायर हो चुका है। तो वेरियस रीजंस हो सकते हैं एजेंसी टर्मिनेट होने के।
पर्सन अपॉइंटेड बाय एन एजेंट अंडर द अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल इज नोन एज। एक ऐसा पर्सन जो एजेंट ने अपॉइंट किया है प्रिंसिपल के कहने पे, उसकी अथॉरिटी पे, वो होता है हमारा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। इसका मतलब ए और बी नहीं, ए और बी नहीं करते, हम करते हैं प्रिंसिपल और एजेंट। ये प्रिंसिपल, ये एजेंट। प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला, भाई ठीक है, मान लिया तू मेरे गुड्स को सेल करने के लिए रखा हुआ है मैंने तेरे को, बट मेरा ना थोड़ा बिजली का सामान खराब हो गया, इलेक्ट्रिक का काम, तू उसको रिपेयर कर देगा क्या? ए कहता है, भाऊजी मैं तो सिर्फ गुड्स बेच सकता हूँ, मुझे नहीं आता ये काम करना। पी कह रहा है, ठीक है भाई, तो कोई बंदा ले आएगा मेरे लिए, एक्स को ले आ या किसी को भी ले आ जो ये मेरा काम कर दे। तो ये जो एक्स अपॉइंट किया गया है यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में आता है। ठीक है, और सब एजेंट कौन से में आता है? जब मैं ए को रखा गया था कि तेरे को गुड्स को सेल करना है, बेचना है, ए मिस्टर वाई को अपॉइंट कर लेता है कि भाई तू मेरी मदद कर दे गुड्स को बिकवाने में, तो ये बंदा यहाँ पे होएगा सब एजेंट। ठीक है, समझ गए? अगले पे आ जाओ। लास्ट यही था हमारा इसमें। ठीक है, क्या था लास्ट? हाँ, सब एजेंट वाला। ओके, तो इस वीडियो में हमारा इतना ही। इस वीडियो में मैंने सिर्फ सेक्शंस के अलावा वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शंस वाले क्वेश्चन लाऊंगी, प्लस जो भी क्वेश्चंस मुझे लगते हैं जजमेंट वाले, मैं इसमें वो भी लाऊंगी। देखो बच्चों, पहले ही बता देती हूँ, ये वीडियो सिर्फ AIBE के पर्पज से के लिए ही बनाई गई है, कोई डिटेलिंग में नहीं गई हूँ। और अगर इसका वन शॉट देखना है तो वो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट का भी, जिसमें केस लॉस के बारे में भी मैंने बताया है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।